हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, क्वालिटी एश्योरेंस के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट द ओवरव्यू ऑफ QSEM गाइडलाइन के बारे में। इसमें हम लोग एक ओवरव्यू लेंगे जो हमारी ICH की डिफरेंट गाइडलाइन है उनके बारे में। मेरा नाम है डॉक्टर महमताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द ओवरव्यू ऑफ QSEM गाइडलाइंस के बारे में, तो जो हमारा QSEM है ये क्या है? क्वालिटी, सेफ्टी, इफिकेसी एंड मल्टीपल डिसिप्लिन गाइडलाइंस को हम QSEM गाइडलाइंस कहते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग केवल इनके ओवरव्यू के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द क्वालिटी गाइडलाइंस, तो इसको हम कहते हैं Q सीरीज की गाइडलाइन हम इसको कहते हैं। तो इसमें अप्रॉक्सीमेटली टोटल 14 गाइडलाइंस हैं जो हमें ICH प्रोवाइड करता है। तो अगर हम इसकी आते हैं पहली गाइडलाइन पे, तो वो है Q1A टू Q1F तक, और ये एक स्टेबिलिटी की गाइडलाइन है। उसके बाद जो हमारा वो दूसरा है दैट इज द Q2 की अगर हम बात करते हैं, तो ये एक गाइडलाइन है अबाउट द जो एनालिटिकल वैलिडेशन के बारे में। जो हमारी तीसरी है ये है Q3A Q3D, ये एक इम्प्योरिटी की गाइडलाइन है। उसके बाद में है हमारा Q4A Q4B, इसमें हमें गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई हैं अबाउट द फार्माकोपियाज। उसके बाद में है हमारा Q5A से Q5E तक। अगर इसकी गाइडलाइंस की हम बात करते हैं, तो इसमें हमें गाइडलाइन दी गई है बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट, जो हमारे बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट है उनके लिए इसमें गाइडलाइन प्रोवाइड की गई है। उसके बाद है हमारा Q6A से Q6B। अगर इसकी बात करें, तो इसमें जो भी हमारे ड्रग सब्सटेंस हैं उनके स्पेसिफिकेशन के बारे में जो गाइडलाइंस हैं वो इसमें हमें प्रोवाइड की गई हैं। उसके बाद जो हमारा है Q7, ये इसमें हमें GMP की गाइडलाइन प्रोवाइड की गई हैं। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस जो हमारी होती है उसकी गाइडलाइन हमारा Q7 में प्रोवाइड की गई है। उसके बाद में है हमारा Q8 की अगर हम बात करते हैं, तो ये है हमारा फार्मास्यूटिकल वो डेवलपमेंट की प्रोसेस की गाइडलाइन Q8 में है। अगर हम Q9 की बात करते हैं, तो क्वालिटी रिस्क जो हमारा मैनेजमेंट होता है उसकी वो गाइडलाइन इसमें है। अगर हम Q10 की बात करते हैं, तो इसमें है फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम के बारे में यहाँ पे डिफाइन किया गया है और उसके लिए गाइडलाइन प्रोवाइड की गई हैं। तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द Q11, तो इसमें क्या है? इसमें है वो डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग सब्सटेंस के लिए इसमें गाइडलाइंस प्रोवाइड की है। उसके बाद है आपका Q12, इसमें जो हमारा वो लाइफ साइकिल होता है हमारे मैनेजमेंट का, उसके बारे में वो डिटेल दिया गया है। उसके बाद में है हमारा Q13, ये है हमारा कंटिन्यूअस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग सब्सटेंस एंड ड्रग जो हमारे प्रोडक्ट हैं उनके लिए यहाँ पे गाइडलाइन प्रोवाइड की गई है। और इसमें जो हमारी अंतिम है दैट इज द Q14, इसमें जो हमारे होते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर उनके वो डेवलपमेंट के बारे में गाइडलाइन प्रोवाइड की गई हैं। तो अगर हम आप लोगों की बात करते हैं सिलेबस की, तो उसमें जो आपका है Q सीरीज, इसके बारे में आपको डिटेल में भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आपको सिलेबस में है, तो इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो प्रिपेयर करूंगा और ये जितनी भी गाइडलाइन है उनके बारे में हम लोग उसमें डिटेल में बात करेंगे। बट इस वीडियो में हम लोग इसका केवल एक ओवरव्यू ही लेंगे। उसके बाद जो हमारी अगली है दैट इज द सेफ्टी गाइडलाइन। तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द सेफ्टी, तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द जो हमारा ICH है, ICH की S सीरीज की जो गाइडलाइन है उसमें कुछ सेट ऑफ गाइडलाइंस हमें प्रोवाइड की गई हैं जिससे कि जो हमारे ड्रग सब्सटेंस के रिस्क हैं उनको मिनिमाइज किया जा सके, उनको कम किया जा सके। तो इसमें जो हमारे वो रिस्क हैं वो क्या हो सकते हैं? वो कार्सिनोजेनिसिटी हो सकती है, वो जीनोटॉक्सिसिटी हो सकती है, या रेप्रोटॉक्सिसिटी। इनको जो है ओवरकम करने के लिए ये गाइडलाइंस प्रिपेयर की गई हैं। तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द वो कार्सिनोजेनिसिटी, तो ये आपका होता है वो कैंसर वो काजिंग जो आपकी टॉक्सिसिटी है। उसके बाद वो जीनोटॉक्सिसिटी जो हमारे वो जेनेटिक वो सिस्टम को डिस्टर्ब करता है, वो इसके अंतर्गत आता है। और रेप्रोटॉक्सिसिटी की बात करें, तो ये हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्टर्ब करता है। तो इनसे सेफ्टी के लिए यहाँ पे गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई हैं। तो इसमें अप्रॉक्सीमेटली जो है 11 वो गाइडलाइन है, उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं, उनका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो जो हमारी सबसे पहली है दैट इज S1A
सी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो स्टडी है वो है अबाउट द कार्सिनोजेनिसिटी के बारे में स्टडी की गाइडलाइन इसमें प्रोवाइड की गई हैं। जो हमारा S2 है, अगर हम S2 की बात करते हैं तो यहाँ पे जीनोटॉक्सिसिटी स्टडीज़ के लिए गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई हैं। उसके बाद जो हमारा अगला है वो दैट इज़ द S3A S3B की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो हमारा है टॉक्सिको काइनेटिक्स है और जो हमारी फार्माकोकाइनेटिक्स है उसके बारे में यहाँ पे गाइडलाइन प्रोवाइड की गई हैं। जो हमारा अगला है दैट इज़ द S4, ये है टॉक्सिसिटी टेस्टिंग। जो भी हमारी ड्रग सब्सटेंस प्रिपेयर हो रहे हैं उनकी किस तरह से टॉक्सिसिटी टेस्टिंग करनी है उसके लिए यहाँ पे गाइडलाइन प्रोवाइड की गई हैं। हमारा अगला है वो दैट इज़ द S5 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो हमारा होता है रिप्रोडक्टिव टॉक्सिसिटी उसके बारे में यहाँ पे स्टडी जो है जो उनके बारे में यहाँ पे गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई हैं। जो अगर हम बात करते हैं S6 के बारे में तो यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजिकल जो हमारे प्रोडक्ट हैं उनकी जो सेफ्टी की गाइडलाइन है उसमें उसको यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। अगर हम बात करते हैं S7A और S7B की तो इस कंडीशन में जो हमारा है फार्माकोलॉजिकल स्टडीज़ होती हैं उनकी गाइडलाइन S7A और S7B में हमें प्रोवाइड की गई हैं। अगर हम S8 की बात करते हैं तो इसमें है इम्यूनोटॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज़ के बारे में गाइडलाइंस हमें प्रोवाइड की गई हैं। जो हमारा अगला है दैट इज़ द S9, इसमें नॉन क्लिनिकल इवैल्यूएशन ऑफ एंटी कैंसर फार्मास्यूटिकल्स के बारे में हमें गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई हैं। और अगर हम S10 के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे फोटो सेफ्टी इवैल्यूएशन के लिए गाइडलाइन यहाँ पे दी गई हैं। S11 की बात करते हैं तो यहाँ पे नॉन क्लिनिकल जो हमारे होते हैं और वो पेडियाट्रिक जो सेफ्टी है उसके बारे में यहाँ पे गाइडलाइंस दी गई हैं। इस सेक्शन में जो है हमारे जो होते हैं वो पेडियाट्रिक वो सिस्टम होते हैं या जो हमारे हम कह सकते हैं बच्चों की जो हमारी वो दवा होती है उनकी सेफ्टी की गाइडलाइन यहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं। जो हमारी इसमें अगली वो सीरीज़ है दैट इज़ द इफिकेसी। अगर इसके बारे में हम बात करते हैं तो इसको हम लोग ई सीरीज़ की गाइडलाइन कहते हैं। इसमें अप्रॉक्सीमेटली 19 गाइडलाइंस दी गई हैं। इस वीडियो में हम लोग इनके ओवरव्यू के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं E1 की तो इसमें क्लिनिकल सेफ्टी फॉर ड्रग यूज्ड इन लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट। तो अगर किसी ड्रग को हम लॉन्ग टर्म में यूज़ करते हैं तो वो हमारे पेशेंट के लिए कितना सेफ है उसकी स्टडी की जो हमारी गाइडलाइन है वो E1 में है। अगर हम E2 की बात करते हैं तो ये E2A है और E2A से E2F की जो बीच में गाइडलाइन है वो है हमारा फार्माको विजिलेंस की गाइडलाइन यहाँ पे हमें प्रोवाइड की गई हैं। तो अगर हम E3 की बात करते हैं तो E3 में क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट्स के बारे में गाइडलाइन प्रोवाइड की गई हैं। E4 में है डोज रिस्पांस स्टडीज़। इसके बारे में हमारी गाइडलाइन है कि जो हमारा डोज हम दे रहे हैं उसके अगेंस्ट क्या रिस्पांस आ रहा है उसकी स्टडी की जो हमारी गाइडलाइन है वो इसके अंतर्गत प्रोवाइड की गई हैं। जो हमारा E5 है इसमें जो हमारे एथिकल फैक्टर्स होते हैं जिनको हमें ध्यान में वो रखना होता है अपने वो सब्सटेंस को इवैल्यूएट करने के लिए उनके लिए प्रॉपर गाइडलाइन इसमें प्रोवाइड की गई हैं। अगर हम E6 की बात करते हैं तो यहाँ पे गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस जिसको हम GCP भी कहते हैं उसके बारे में गाइडलाइन प्रोवाइड की गई हैं। किस तरह से हमको अपने क्लिनिकल ट्रायल वगैरह करने हैं उनके बारे में प्रॉपर गाइडलाइन यहाँ पे दी गई हैं। अगर हम E7 की बात करते हैं तो यहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल वो जीरियाट्रिक पॉपुलेशन के बारे में गाइडलाइन दी गई है। तो अगर हम जीरियाट्रिक पॉपुलेशन की बात करते हैं तो ये वो पॉपुलेशन है जिसकी एज अप्रॉक्सीमेटली 60 या 65 से ऊपर होती है। जो ओल्ड पेशेंट हैं उनके ऊपर क्लिनिकल ट्रायल की गाइडलाइन इसमें प्रोवाइड की गई है। अगर हम E8 की बात करते हैं तो E8 में क्या है वो जनरल कंसीडरेशन फॉर क्लिनिकल ट्रायल। अगर हमें क्लिनिकल ट्रायल करना है तो उसका हमारा क्या होता है वो जनरल कंसीडरेशन क्या होता है उसके बारे में यहाँ पे हमको बताया गया है। अगर हम E9 की बात करते हैं तो यहाँ पे स्टैटिस्टिकल प्रिंसिपल फॉर क्लिनिकल ट्रायल के बारे में यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन दी गई है।
अगर हम E10 की बात करते हैं तो यहाँ पे वो चॉइस ऑफ कंट्रोल ग्रुप इन क्लिनिकल ट्रायल के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है कि हमें अपनी जब हम क्लिनिकल ट्रायल करते हैं तो जो हमारा कंट्रोल ग्रुप है उसको किस तरह से चूज करना है उसके ऊपर यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है। अगर हम E11A और E11B की बात करते हैं तो इसमें क्लिनिकल वो ट्रायल फॉर वो पीडियाट्रिक पॉपुलेशन के रिगार्डिंग यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है। जो हमारा E12 है ये है क्लिनिकल, और जो हमारा E12 है ये क्या है, ये है क्लिनिकल इवेलुएशन बाय वो थेरेप्यूटिक वो कैटेगरी के अनुसार हमें किस तरह से अपने क्लिनिकल ट्रायल करना है उसके लिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है कि जो हमारी ड्रग है जिस क्लास की है उसके हिसाब से हमें क्या क्या उसमें इवेलुएशन करना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन इसमें दी गई है। अगर हम E13 की बात करते हैं तो इसको अब जो है इस गाइडलाइन से एलिमिनेट कर दिया गया है। अगर हम E14 की बात करते हैं तो इसमें है क्वालिफिकेशन ऑफ जीनोमिक बायोमार्कर। तो जो हमारे होते हैं वो जीन्स के होते हैं बायोमार्कर्स, उनकी जो क्वालिफिकेशन की जो हमारी गाइडलाइंस हैं वो हमारा E14 में दी गई हैं। और अगर हम E15 की बात करते हैं तो इसमें है हमारा क्लिनिकल इवेलुएशन ऑफ QT। तो अगर हम QT की बात करें तो ये जो होता है कार्डियोग्राम होता है, उसमें जो हमारा QT का जो आप कह सकते हैं ड्यूरेशन है वो कितना रिड्यूस हो रहा है या कितना इंक्रीज हो रहा है उसके बारे में, जो उसके इवेलुएशन के बारे में यहाँ पे गाइडलाइन प्रोवाइड की गई हैं। अगर हम E16 की बात करते हैं तो इसमें डेफिनीशन प्रोवाइड की गई है, वो फार्माकोजेनेटिक्स और फार्माकोजिनोमिक्स की डेफिनीशन यहाँ पे इसमें दी गई है। और अगर हम बात करते हैं अबाउट E17 तो इसमें होता है मल्टी रीजनल क्लिनिकल ट्रायल के बारे में यहाँ पे गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई हैं कि मीन्स अलग अलग वो रीजन में जो आपके क्लिनिकल ट्रायल हैं उनके बारे में यहाँ पे गाइडलाइन प्रोवाइड की गई हैं। वो जीनोमिक वो जो हमारी सैम्पलिंग है उसके बारे में यहाँ पे गाइडलाइन जो है प्रोवाइड की गई है। जो हम जीन्स वगैरह की सैम्पलिंग किस तरह से करते हैं उसके बारे में प्रॉपर गाइडलाइन यहाँ पे है। और अगर हम इसकी अंतिम गाइडलाइन जो है E19 उसके बारे में बात करते हैं तो इसमें जो हमारा सेफ्टी डाटा का कलेक्शन है उसके बारे में प्रॉपर प्रोसीजर इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट द M सीरीज जो कि है हमारा मल्टी डिसिप्लिनरी गाइडलाइंस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये कहलाता है हमारा M सीरीज। इसमें भी अप्रॉक्सीमेटली 11 गाइडलाइंस यहाँ पे हैं। तो अगर हम M1 की बात करते हैं तो इसमें आता है हमारा MED-DRA, वो टर्मिनोलॉजी के बारे में गाइडलाइन यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। उसके बाद में जो हमारा M2 है, अगर M2 की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे हैं इलेक्ट्रॉनिक स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड किए गए हैं। M3 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें है नॉन क्लिनिकल सेफ्टी स्टडीज़ के बारे में यहाँ पे गाइडलाइन है। M4 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें है वो कॉमन टेक्निकल वो डॉक्यूमेंट्स के बारे में यहाँ पे प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी गई है। उसके बाद में अगर M5 की हम बात करते हैं तो यहाँ पे है हमारा डाटा एलिमेंट्स एंड स्टैंडर्ड्स फॉर ड्रग डिक्शनरी के बारे में यहाँ पे गाइडलाइन प्रोवाइड की गई हैं। अगर हम M6 की बात करते हैं तो यहाँ पे जो हमारी होती है जीन थेरेपी है उसके बारे में प्रॉपर गाइडलाइन प्रोवाइड की गई है। जो हमारा M7 की बात करें तो यहाँ पे म्यूटाजेनिक इम्प्योरिटीज जो हमारे जो ड्रग सब्सटेंस है उसमें आ सकती हैं उनके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। और अगर हम M8 की बात करते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉमन टेक्निकल वो डॉक्यूमेंट जिसको हम ECTD भी कहते हैं उसके बारे में प्रॉपर गाइडलाइन प्रोवाइड की गई है। अगर हम इसके अगले वो गाइडलाइन की बात करें तो ये है हमारा 9। अगर जो इसको हम देखें तो इसमें दिया गया है अबाउट द BCS जो कि है हमारा बायो फार्मास्यूटिक्स क्लासिफिकेशन व सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। अगर हम M10 की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा है बायो एनालिटिक मेथड वैलिडेशन के बारे में यहाँ पे गाइडलाइन प्रोवाइड की गई हैं। और अगर हम बात करते हैं हमारी अंतिम जो हमारी गाइडलाइन है वो है M11। अगर जो इसमें हम देखें तो इसमें है वो क्लिनिकल इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्ड हार्मोनाइज्ड प्रोटोकॉल इसमें प्रोवाइड किया गया है जिसको हम CSHARP भी कहते हैं। तो ये गाइडलाइंस आप लोगों ने वो देख ली, इसमें कुछ खास समझाने लायक नहीं है। जो आपके दिया गया है वो सिलेबस में वो है आपका जो है Q सीरीज़ की गाइडलाइन और S सीरीज़ की जो गाइडलाइन है उनके बारे में हम लोग आगे वीडियो में डिटेल में बात करेंगे।
और जो आपकी हैं ई सीरीज की वो गाइडलाइन और एम सीरीज की वो गाइडलाइन, इनको थोड़ा आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट, ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।